गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? Good, sir. Good, sir. बच्चों गुड, वेरी गुड। क्वेश्चंस सोल्व कर रहे हैं आप सब? Yes, sir. यस। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की कंटिन्यू, ठीक है ना बच्चों? देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं फिर से याद दिला दूं आपको, बार बार याद दिलाता हूँ कि जो भी हमने कंटेंट पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी उसकी ट्रिक्स है या फॉर्मूले हैं उनको नोट डाउन कीजिए और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस नोट्स पे जाइए, वहां पे हमने क्या पढ़ा हुआ है, नहीं आता है फिर भी तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप रेगुलरली डेली कोशिश कीजिए। मैंने शुरुआत में बताया था कि हैबिट को लाना है, डेली 40-50 क्वेश्चन हम करते रहें। ठीक है बच्चों, इतना टारगेट जरूर रखना है आपको कि 40 से 50 क्वेश्चंस आप डेली सोल्व करते रहे बच्चों, है ना? तो जिसने अभी तक ये हैबिट डेवलप नहीं की है अब करने लग जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बच्चों अगर हम बात करें मैटर को, तो मैटर जनरली 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यस और नो बच्चों? यस सर। Yes, sir. जो मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम यहाँ पे बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। बच्चों सॉलिड्स वो होता है, वो स्टेट होती है जिसका एक फिक्स शेप और साइज होता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. सॉलिड का एक फिक्स शेप एंड साइज होता है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि जैसे हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जाता है, जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो या तो ट्रांसलेट करती है या रोटेट करती है या दोनों टाइप के मोशन करती है ना बेटा? अभी तक हम यही बात करके आ रहे थे। Yes, sir. यस। तो इन सब प्रोसेस में हमने कंसीडर किया था कि जो हमारी बॉडी थी वो एक रिजिड बॉडी थी। जो भी हमारी बॉडी थी वो एक रिजिड बॉडी थी। ठीक है बच्चों, हमने ये सारा का सारा काम केवल और केवल रिजिड बॉडी के लिए किया। और रिजिड बॉडी क्या होती है? बेसिकली वो बॉडी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता है तो वो बॉडी हमारी रिजिड बॉडी हो जाती है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. मतलब उसके जो शेप और साइज है वो चेंज नहीं हो रही है। शेप और साइज चेंज किस तरीके से चेंज होती है बच्चों? जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, ठीक है? और ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हो गए बच्चों उसके। अब इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो रिलेटिव पोजीशन है, जब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता था, अब तक जो चैप्टर्स में पढ़ रहा था जहां पे मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए हमने ये नहीं देखा था कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उनकी शेप या फिर उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही हो। नहीं की थी बात हमने कहीं भी? नो सर। नो। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जैसे आयरन के लिए भी अगर हम बात करें बच्चों, तो आयरन पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो डिफॉर्म हो जाता है ना। रबड़ पे मैं फोर्स यस सर। लगाता हूं तो वो डिफॉर्म होता है। तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते बच्चों, वो रिजिड नहीं हो जाते। हर सॉलिड रिजिड नहीं होता है। कुछ एक बॉडी हम मानते हैं जो नियरेस्ट टू रिजिड होते हैं, वो भी एग्जैक्टली रिजिड नहीं होते हैं, वो नियरेस्ट टू रिजिड होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हार्डेस्ट मैटर, आप नाम बताइए बच्चों, हार्डेस्ट मैटर क्या होता होगा? Diamond. डायमंड, वेरी गुड।
कार्बन C60 जो डायमंड होता है वो बच्चों वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, तो वो नियरली रिजिड बॉडी होता है, उसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टडी करेंगे। और बेसिकली क्या होगा हम यहाँ पे ऐसे सॉलिड्स की स्टडी करेंगे जो डिफॉर्म होते हों, ऐसे सॉलिड्स की स्टडी करेंगे जो डिफॉर्म होंगे, बिकॉज परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ होती नहीं है। मान लीजिए जैसे आप बोल रहे हो कि डायमंड जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, बट एट द लास्ट कोई अगर मैं लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाऊं तो वो भी डिफॉर्म तो हो ही सकता है ना बच्चों। Yes, sir. यस, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स से हम उसे भी डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां से मैं डिफाइन करता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स को। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? द एक्सटर्नल फोर्स विच टेंड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ बॉडी। एक ऐसा फोर्स जो किसी भी सॉलिड की लेंथ या फिर उसके वॉल्यूम या उसके शेप को डिफॉर्म करे, वो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स external force which tends to which bring about a change, the external force which bring about a change in it, a change in length, volume or shape of a body is called deforming force। मान लीजिए बच्चों आपके पास इरेजर होगा, इरेजर देखा हुआ है आप सबने, तो इरेजर रबर का बना होता है, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल है। अगर मैं कहूं आपको इस पे एक फोर्स लगाना है कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसको पकड़ के खींच दोगे या फिर पकड़ के कंप्रेस कर दोगे? तो दोनों केसेस में उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी बच्चों, यस और नो? Yes, sir. पकड़ के खींच दोगे एक Yes, साइड sir. से, दोनों साइड से, तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। कंप्रेस करोगे तो भी लेंथ चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम के चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा? आप उसको सब तरीके से दबा के, जैसे मान लीजिए एक बलून वगैरह है, तो बलून को आप कंप्रेस करते हो, तो बलून को आप प्रेस करो तो कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, कुछ माइन्योर से अमाउंट में हो जाता होगा, यस और नो? या फिर स्पंज Yes, sir. वगैरह ले लो, स्पंज वगैरह को आप प्रेस करोगे तो उसके वॉल्यूम को भी आप चेंज कर सकते हो और शेप को तो चेंज कर ही सकते हो। जैसा मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई फोर्स लगाता हूँ, देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? बेसिकली डिफॉर्म हो गया, इसकी शेप में चेंज हो गया। तो वो फोर्स जो इसके लेंथ और शेप को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा बच्चों। तो अब बिल्कुल अलग हटके स्टडी हम करने वाले हैं। अभी तक हम या तो बॉडी को एक्सेलरेट करा देते थे या रोटेट करा देते थे, किसकी वजह से? कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसकी लेंथ को, वॉल्यूम को या शेप को चेंज कराऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यस यस। चलिए बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स में स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग में मैंने क्या, मान लीजिए किसी स्प्रिंग को मैं पकड़ के स्ट्रेच करता हूं और रिलीज करता हूं, पकड़ के स्ट्रेच करके रिलीज कर दूं तो वापस ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। Yes, sir. रबर Yes, में भी sir. कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाई देती है आपको कि रबर को आप पकड़ के एक्सटेंड करो, रिलीज कर दो तो वापस अपनी एक्चुअल शेप को गेन कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे कुछ एक
मटेरियल होते हैं जिनको आप पकड़ के खींचोगे, डिफॉर्म करोगे, वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेंगे। एक तो ये मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे चेयर वगैरह होगी प्लास्टिक की, अगर आप उसको पकड़ के खींचोगे तो वो अल्टीमेटली या तो ब्रेक हो जाएगी या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है बच्चों, है ना? Yes, sir. यस। तो अलग अलग मटेरियल में हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। एक अपनी शेप को वापस गेन कर लेता है, एक वापस गेन नहीं कर पाता, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर है सॉलिड का, इसको हम पढ़ते हैं अंडर इलास्टिसिटी। किसके अंडर? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की। इलास्टिसिटी is the property of material by virtue of which it opposes any change of shape and size when deforming force are applied on it। तो क्या हो गया इलास्टिसिटी? एक प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की जिसकी वजह से वो अपनी शेप और साइज को डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा चेंज होने से अपोज करता है बच्चों। और क्या करेगा? ऑल्सो रिकवर द ओरिजिनल स्टेट एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो दो चीज हो गई, एक तो ये अपोज करेगा, उसके अलावा ये एज सून एज जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, अपनी शेप को रिकवर भी कर लेगा। तो दोनों प्रॉपर्टी हमें दिखाई दी यहाँ पे, देखिएगा। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल elasticity the property of material the property of material by virtue of which by virtue of which virtue of which it opposes any change, it opposes any change by virtue of which it opposes any change in its shape or size, in its shape or size when deforming force is applied on it, when deforming force is applied on it, and recover its original state, and recover its original state after removal of the after removal after removal of the deforming force। तो बच्चों जब किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने शेप और साइज को चेंज होने से रोके, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने शेप और साइज को चेंज होने से रोके, उसके अलावा वो अपनी ओरिजिनल शेप में भी ले आए वापस, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के बिहाफ पे हम पार्टिकल्स को, मटेरियल के या सॉलिड्स को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है हमारा इलास्टिक मटेरियल और एक होता है प्लास्टिक बॉडी। मटेरियल बोल सकते हैं या बॉडी भी बोल सकते हैं। इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। बच्चों इलास्टिक बॉडी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या होंगे इलास्टिक बॉडी? वो मटेरियल जो रजिस्ट करें और वापस से इजीली अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। ऐसा ही होता है जैसे रबर की बात करते हैं, जैसे आप डिफॉर्म करते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो इजीली अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir.
इवन Yes, आयरन sir. वगैरह भी जो होते हैं, आयरन वगैरह को भी एक लिमिटेड रेंज के लिए अगर आप डिफॉर्म करते हो, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हो और छोड़ते हो, तो वो भी अपनी वापस एक्चुअल शेप में आ जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए, एक तरीके से ये सब हमारी प्लास्टिक बॉडी हो गई। अ बॉडी विच डज नॉट हैव अ बॉडी a body which does not have चलिए इलास्टिक बॉडी की बात करें तो इलास्टिक बॉडी अपनी शेप को एक्चुअल में परफेक्टली रिगेन कर लेती है। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं बॉडी विच परफेक्टली रिगेन अ बॉडी विच परफेक्टली रिगेन the body which perfectly regain the its original form regain its original form on removing of external deforming force on removal of external deforming force। तो एक इलास्टिक बॉडी क्या कौन सी होती है, एक इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है बच्चों, जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, ये अपनी एक्चुअल शेप को बहुत इजीली रीस्टोर कर ले, तो वो हो जाती है हमारी इलास्टिक बॉडी। ठीक है बच्चों। फर्दर अगर हम बात करें सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, तो इलास्टिक के अपोजिट प्लास्टिक बॉडी क्या होंगी, वो बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन ना करे। बॉडीज विच रिमेन्स इन द परमानेंट डिफॉर्मेशन, द बॉडीज विच remains in the permanent deformation, the bodies which remains in the permanent deform state after removal of the deforming force, after removal of the deforming force। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो दो तरीके से हम किसी भी मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी क्लासिफाई कर सकते हैं, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो डिफॉर्म हो जाए, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया जाए अपनी शेप को रिगेन कर ले। फर्दर प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी जिन्हें डिफॉर्म करने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए तो वो डिफॉर्मेशन परमानेंट उसमें एडेप्ट हो जाए, डिफॉर्मेशन परमानेंट आ जाए, तो वो हो जाएगी हमारी प्लास्टिक बॉडी। बच्चों आप डे टू डे लाइफ में बहुत से मटेरियल देखते होंगे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी और प्लास्टिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस बच्चों। Yes, sir. चलिए अब अगर हम बात करें, जैसे इलास्टिक बॉडी की हम बात कर रहे थे कि इलास्टिक बॉडी वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेती है। तो जैसे हमने बात की थी एक स्प्रिंग के लिए कि स्प्रिंग को जब हम एक्सटेंड या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। बेसिकली वो क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या नाम दिया हमने उसे, एक रीस्टोरिंग फोर्स। और वही रीस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसको अपनी ओरिजिनल शेप गेन करने में। ठीक है बच्चों, पढ़ी थी हमने वहां पे ये बात, जाना था इसके बारे में। Yes, sir. यस। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इलास्टिक बॉडीज में जब डिफॉर्मेशन होता है तो डिफॉर्मेशन जैसे ही हमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके रेस्पॉन्स में यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। यहाँ पे भी एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि बॉडीज को वापस अपनी एक्चुअल शेप गेन करने में हेल्प करेगा। ओके
Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो हम डिफाइन कर देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। रिस्टोरिंग फोर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बच्चों। रिस्टोरिंग फोर्स, when an external force acts at any object, when an external force when an external force acts at any object at any object the the internal resistance the internal resistance produced in substance produced the internal resistance produced in substance due to the internal resistance produced in the substance due to the intermolecular forces due to the intermolecular forces, which is called restoring force, which is called restoring forces। तो बेसिकली बच्चों, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये क्या कर रहा है? एक तरीके का रजिस्टिंग फोर्स है। ये एक तरीके का रजिस्टिंग फोर्स है, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? किसी भी सबस्टेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, और ये चेंज को अपोज करता है। और जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, वापस ये एक्चुअल शेप में बॉडी को ले आता है। चलिए, अगर हम बात करें बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होता है। एट इक्विलिब्रियम रीस्टोरिंग फोर्स। अब बच्चों, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे, केवल और केवल रीस्टोरिंग फोर्स के लिए ही बात करेंगे। ऑल्दो ये मैग्नीट्यूड वाइज डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होता है। ऑल्दो ये मैग्नीट्यूड वाइज डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है, पर यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे, किसके लिए करेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स के लिए ही बात करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमने जाना कि मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के बेसिस पे, इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होगी? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपनी शेप को चेंज होने से अपोज करता है, और इसके अलावा अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने में हेल्प करता है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मटेरियल को बेसिकली प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी में क्लासिफाई कर जाता है। इलास्टिक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को इजीली गेन कर लेती है, प्लास्टिक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को इजीली गेन नहीं करती या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही होता है बच्चों। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? Yes, sir. यस। चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है? स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे हमने प्रेशर के बारे में पढ़ रखा है लोअर क्लासेज में। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। वैसे के वैसे ही किसी भी मटेरियल में जब हम उसे डिफॉर्म करेंगे, तो डिफॉर्मेशन के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है, और वो डिफॉर्मेशन कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, वो किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर हो जाएगी। स्ट्रेस इज restoring force restoring force per unit area। तो stress is equals to restoring force अपॉन एरिया। बच्चों, अगर हम बात करें कि जो रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस है,
स्ट्रेस के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर। वही जो प्रेशर के लिए यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल में भी ये देखने को मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो स्ट्रेस के लिए यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M L-1 T-2। m L-1 T-2। बच्चों जैसा कि हमने बात की थी, आई थिंक अब धीरे धीरे आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स भी याद होने लगी और डायमेंशंस भी आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, है ना? Yes, sir. यस सर। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखते जाएंगे, हमें उनके फॉर्मूले याद होते जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो यूनिट याद हो जाएगी, यूनिट याद हो जाएगी तो डायमेंशनल फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। बच्चों अगर हम स्ट्रेस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इस प्रकार होती हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। So, what is the difference between stress and pressure? बेटा देखना, अब यहाँ पे ऑल्दो ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं है, पर जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जैसे जब प्रेशर होता था, प्रेशर के लिए आपने जो फॉर्मूला था पढ़ा था वो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा होगा बेटा। जैसे लोअर क्लासेज में Yes, या sir. तो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा होगा या स्पेशली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा था। अब स्ट्रेस के साथ ऐसा कोई वो बार है नहीं। यहाँ पे हम जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे तो फोर्स हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, फोर्स हमारा टेंजेंशियल भी हो सकता है। ठीक है बेटा। Okay, sir. तो कहीं ना कहीं जो फोर्स के एप्लीकेशन का वे है वो स्ट्रेस के लिए अलग होता है, और प्रेशर के लिए तो फिक्स डिफाइंड है कि ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ही होना है। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलिए, तो पहला होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब होगी? जब बच्चों जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडी। वही बात आ गई, जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रही है अगर वो नॉर्मल टू सरफेस ऑफ बॉडी है तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगी। इफ स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब बच्चों अगर स्ट्रेस मेरी नॉर्मल टू द सरफेस होगी देन इट विल बी longitudinal stress। चलिए, यहाँ पे भी बच्चों दो केस है। longitudinal स्ट्रेस के लिए हमने एक तो बात कर दी, जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल टू द सरफेस होनी चाहिए, पर नॉर्मल टू द सरफेस भी दो तरीके से हो सकती है। मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है बच्चों, और इस सिलेंडर पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। चलिए, तो ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया इस पे कुछ इस तरीके से, तो बच्चों ये जो फोर्स है ये इस सिलेंडर को इलोंगेट कराएगा। Yes, sir. यस, ये फोर्स इस सिलेंडर को इलोंगेट कराएगा। मतलब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, मतलब स्ट्रेस तो नॉर्मल टू द सरफेस तो है, पर ये इसको क्या करा रही है, इलोंगेट करा रही है। और एक तरीका हो सकता है बच्चों कुछ इस तरीके से। मान लीजिए मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने फोर्स लगा दिया कुछ इस तरीके से, तो अब भी जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो नॉर्मल टू सरफेस हो रही है, पर ये स्ट्रेस यहाँ पे इसकी लेंथ को क्या कराएगी, इंक्रीज या डिक्रीज?
decrease, Decrease. डिक्रीज कराएगी। Decrease. और इसी आधार पे जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो दो तरीके से हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। एक हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस और एक हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। द longitudinal stress produces due to increase in length of body. The longitudinal stress stress produces due to increase in length of body चलिए सेकंड टाइप की स्ट्रेस होती है बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा? द longitudinal stress produces due to decrease in length. Yes or no? Yes, sir. Compressive stress, the longitudinal stress produces due to decrease in length of body. Decrease in length of body. तो बच्चों लेंथ इंक्रीज होती है या लेंथ डिक्रीज होती है, तो इन दोनों केसेस में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, और परपेंडिकुलर टू सरफेस है स्ट्रेस, तो इट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। चलिए सेकंड होती है बच्चों हमारी वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगी? इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर एवरी यूनिट सरफेस ऑफ बॉडी। इक्वल नॉर्मल फोर्स में लगा रहा हूं हर सरफेस पे बॉडी के, यूनिट सरफेस, देन इट अंडरगोज अ चेंज इन वॉल्यूम। और ये क्या करेगी? वॉल्यूम चेंज में जाएगी, एंड द अपोजिंग फोर्स दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, द अपोजिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी द अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, मान लीजिए ये कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है, और इस बॉल के सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स में लगाता हूं, इस बॉल के सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स में लगाता हूं, तो इस नॉर्मल फोर्स के कारण ये क्या होगी? कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। यस और नो? yes sir, Yes, यस। sir. ये यहाँ पे अगर मैं इस पे सरफेस के नॉर्मली फोर्स लगाता हूँ बोल के, तो ये कंप्रेस होगी। चलिए इजीली कंप्रेस नहीं होगी, यहाँ पे भी क्या एक डिफॉर्मिंग फोर्स तो आएगा। अब वो डिफॉर्मिंग फोर्स जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दिस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा हमारे लिए? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दे देगा बच्चों, ठीक है। The opposing force, the force opposing the force opposing the change in volume, the force opposing the change in volume per unit area is called volumetric stress। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि अपोजिंग फोर्स कौन सा, जो वॉल्यूम को चेंज करने से रोक रहा है। बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो अगेन फोर्स अपॉन एरिया ही आने वाली है, पर वो फोर्स के बारे में बताइए। जो लाइन है चेंज इन वॉल्यूम किसको बता रहा है? वो फोर्स जो बॉल के वॉल्यूम को चेंज करने में हेल्प कर रहा है, वो फोर्स जो बॉल के वॉल्यूम को चेंज करने में हेल्प कर रहा है, उस फोर्स का पर यूनिट एरिया हमें क्या दे देगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दे देगा बच्चों। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. यस। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है अब
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारी बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और बच्चों जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है बेसिकली यही हमारा क्या होती है, प्रेशर को बताती है, यही हमारे प्रेशर को बताती है। ठीक है जी। चलिए थर्ड टाइप की जो स्ट्रेस होती है हमारी, हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया, जहां पे क्या चेंज हो रहा था, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेसिकली लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज से एसोसिएटेड है। अगर वॉल्यूम के चेंज से एसोसिएशन में देखना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप हो रही है। एक और होती है बच्चों हमारी शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। बच्चों जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे दोनों केसेस में लॉन्गिट्यूडनल में और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, लॉन्गिट्यूडनल में बात करें तो जो स्ट्रेस डेवलप हो रही थी वो नॉर्मल टू सरफेस डेवलप हो रही थी। अगर बच्चों जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो अलोंग द सरफेस डेवलप हो, जो स्ट्रेस डेवलप हो वो अलोंग द सरफेस डेवलप होती है, तो क्या होता है, वो हमारी शियर स्ट्रेस होती है। व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू सरफेस देन इट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। ठीक है बच्चों। the stress the stress developed tangential or parallel to surface, the stress developed tangential or parallel to surface, parallel to surface is known as shear stress, is known as shear stress। बच्चों देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, वापस से हम एक बार चेक करते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो थी वो कब होती थी, जब फोर्स या जो स्ट्रेस है बेसिकली वो सरफेस के नॉर्मल हो, सरफेस के परपेंडिकुलर हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस थ्रू आउट द वॉल्यूम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पे इस गिवन सरफेस एरिया है उसी के परपेंडिकुलर थी, यहाँ थ्रू आउट द वॉल्यूम परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेस डेवलप होनी चाहिए वो पैरेलल टू सरफेस होनी चाहिए, या फिर जो बात करें फोर्स लगना चाहिए वो भी क्या लगे, पैरेलल टू सरफेस लगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, और इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया और इसमें एक डिफॉर्मेशन मिला मुझे कुछ इस तरीके से कि अब ये जो पार्ट है ए ये डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, और जो पार्ट बी था वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। बच्चों जैसे कि जैसे हम कहें कि एक तरीके से बुक वगैरह जो होती है, बुक वगैरह के ऊपर आप हाथ को रख के उसको फिसलाओगे तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का डिफॉर्मेशन आपको बुक में भी दिखाई देगा कि ऊपर वाले पेज आगे खिसक जाते हैं और नीचे वाले पेज वहीं के वहीं रह जाते हैं। यस और नो बच्चों। Yes, sir. तो हम क्या कहेंगे, वहां पे बुक पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है या स्ट्रेस लग रही है वो कौन सी स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। जहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है बेसिकली वो टेंजेंशियल या पैरेलल टू सरफेस है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस। Yes, sir. चलिए एक और स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि वह स्ट्रेस जिस पे एक मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए, वही हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगी। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड द स्ट्रेस रिक्वायर्ड to cause the actual fracture, the stress required to cause the actual fracture of a material
actual fracture of a material is called breaking stress. अब बच्चों जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगी ये दी जाएगी किसके द्वारा? फोर्स अपॉन एरिया. ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू force required to break the body, force required to break the body divided by area, divided by area. बच्चों अगर हम बात करें ब्रेकिंग स्ट्रेस की तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि कोई भी चीज है वो किस मटेरियल की बनी हुई होगी. जैसे हम बात करें कि आयरन वगैरह के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू अदर मटेरियल. यस और नो? एल्यूमिनियम वगैरह इजीली ब्रेक हो जाता है ना? Yes, sir. यस. तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इट डिपेंड्स अपॉन ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल. बेसिकली तो नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर हम बात करें कि टेम्परेचर के साथ भी ब्रेकिंग स्ट्रेस वेरी हो जाती है, या फिर इम्प्योरिटीज. अगर हम इम्प्योरिटीज कंटेंट को चेंज करेंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज हो जाएगी. इसके अलावा बच्चों बहुत सी बार मिसकंसेप्शन होता है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो फोर्स या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है. ठीक है? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. It is independent of cross sectional area and force. ठीक है बच्चों, ये इनसे इंडिपेंडेंट है. ऑल्दो आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स और एरिया पे डिपेंड करती है. ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो किसी गिवन फोर्स और उसके करस्पॉन्डिंग एरिया के रेशियो पे डिपेंड करती है. अगर आप फोर्स को चेंज कर दोगे तो एरिया उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, पर ब्रेकिंग स्ट्रेस उस मटेरियल के लिए चेंज नहीं होगी बच्चों. ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मान लीजिए एक आध क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं बच्चों कि जैसे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है कुछ इस तरीके से. चलिए एक बॉक्स बना दिया है मैंने. और इसके डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से. ये डायमेंशन है 5 मीटर, ये 4 मीटर और ये 2 मीटर. अब यहाँ पे बच्चों इस बॉक्स की जो सरफेस है यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया है कुछ इस तरीके से. ये एक फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है 200 न्यूटन का फोर्स. 200 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ एक 30 डिग्री एंगल फॉर्म करती है. यहाँ पे इसके साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. वी नीड टू कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल
and the tangential stress. Calculate longitudinal stress और टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। बच्चों दोनों में अंतर क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो फोर्स लिया जाता है वो नॉर्मल फोर्स लिया जाता है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस में जो फोर्स लिया जाता है वो अलोंग द प्लेन लिया जाता है या पैरेलल टू सरफेस फोर्स लिया जाता है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या हो जाएगी? द longitudinal stress the longitudinal stress will be equals to F perpendicular upon area। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्स क्या हो जाएगा? 200 sin 30, यस और नो? Yes, sir. यस 200 sin 30, और अलोंग द प्लेन 200 cos 30। चलिए लॉन्गिट्यूडिनल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए? सो इट विल बी 200 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाई एरिया। बच्चों सरफेस एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. तो द longitudinal स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ओके चलिए फर्दर अगर हम बात करें टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए फोर्स अलोंग द प्लेन लेना पड़ेगा, और वो है हमारे पास 200 इंटू कोस 30 होता है बच्चों √3/2 डिवाइडेड बाई एरिया। अगेन एरिया है 20, सो इट विल बी 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन देखिए बच्चों। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस the breaking stress of a wire is the breaking stress of a wire is 6 into 10 raised to power 8 6 into 10 raised to power 8 Newton per meter square, and density is and mass density is 3 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक वायर है जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस 6 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और मास डेंसिटी है 3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। What should be the maximum length of wire? What should be the maximum length of wire? Maximum length of wire so that it may not break under its own weight, so that it not break under its own weight। खुद के वेट की वजह से ये ना टूटे। बच्चों क्या होती है ब्रेकिंग स्ट्रेस? बताइएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यस और नो? Yes, sir. इट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब मान लीजिए किसी वायर को मैंने हैंग कर दिया, किसी वायर को मान लीजिए ये एक वायर ले लिया, ठीक है, इस वायर को मैंने हैंग कर दिया, तो क्या होगा बच्चों?
किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन आएगी किसकी वजह से? उस लटके हुए वायर की वजह से। यस और नो? Yes, sir. यस, इसके खुद के वेट की वजह से यहाँ पे टेंशन आएगी। चलिए, तो वेट क्या होगा? इसका वेट हो जाएगा mg एरिया अपॉन एरिया के बराबर। चलिए मान लेते हैं कि जो इसका मास है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। यस और नो बच्चों? फर्दर वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? A इंटू एल इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ब्रेकिंग स्ट्रेस, चलिए ब्रेकिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा नाम दे देता हूँ। सिग्मा विल बी इक्वल्स टू एल रो जी। यस और नो बच्चों? और यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी। एल क्या है? मैक्सिमम लेंथ। दिस एल विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रो जी। बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है हमें? इट इज 6 इंटू 10⁻⁸। चलिए इसके लिए मटेरियल डेंसिटी 3 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू है 10। तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ और एल विल बी इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। यस और नो बच्चों? तो एक ऐसा वायर जिसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर 6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और मास डेंसिटी 3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब है, तो उस वायर का 20 किलोमीटर वायर का लेंथ का वायर खुद के वेट की वजह से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है? Yes, sir. यस। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों हमारे पास। हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया। तीन तरीके की स्ट्रेस पढ़ेगी, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल के लिए जो स्ट्रेस होती है वो नॉर्मल टू सरफेस होती है, शियर के लिए पैरेलल टू सरफेस होती है, और वॉल्यूमेट्रिक के लिए नॉर्मल टू वॉल्यूम होती है। देखो अंतर क्या है, वहां नॉर्मल टू सरफेस है, यहाँ वो नॉर्मल टू वॉल्यूम, थ्रू आउट वॉल्यूम होती है। थ्रू आउट सरफेस ही हो गया खैर वो तो। चलिए नेक्स्ट होती है बच्चों हमारे पास क्वांटिटी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन इज बेसिकली change in dimensions of body. Strain is, it is change in dimensions of body, change in dimensions, change in dimensions of body divided by original dimensions of body. Change in dimensions of body, change in dimension of body divided by original dimension of body. चलिए जब हमने स्ट्रेस अप्लाई की बच्चों, तो वहां पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स आया, या फिर बेसिकली हम क्या करें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो वहां पे लेंथ में चेंज आया या वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है, या शेप में चेंज आया। ये चेंजेस हमें देखे को मिले, उनको मीजर कर रहे हैं हम किसके थ्रू? स्ट्रेन के थ्रू। जो डिफॉर्मेशन हमारा बॉडी में आया है वो हमारा स्ट्रेन के थ्रू मिलेगा, और वो क्या होगा? चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी। फर्दर जैसे हमने स्ट्रेस को क्लासिफाई किया है, उसी तरीके से हमारे लिए स्ट्रेसेस भी क्लासिफाई हो जाएंगे एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी बच्चों? So the change in length. यस, वेरी गुड। इट इज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, longitudinal strain. So it is change in length of body, change in length of body divided by original length. ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। क्या हो जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? इट इज डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। फर्दर अगर हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए कौन से डायमेंशन की बात करेंगे बच्चों हम? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में हमने लेंथ के चेंज की बात की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम बॉडी के वॉल्यूम की चेंज की बात करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके बच्चों, तो इट विल बी डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन अगर हम बात करें बच्चों, तो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन हमारे पास है shear स्ट्रेन। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज shear स्ट्रेन। चलिए, shear स्ट्रेन को हम समझते हैं बच्चों। मान लीजिए ये एक ब्लॉक था, चलिए इसको नहीं, चलिए, तो ये एक ब्लॉक है बच्चों, और इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से। इस ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई किया है इस तरीके से, जिसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कि ये जो सरफेस है ये यहाँ से कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो गई है। जो लोअर सरफेस है वो फिक्स है, और अपर सरफेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है। समझ पा रहे हो बच्चों बात? ये पहले जो ABCD था, अब ये कुछ इस तरीके से A डेस, B डेस, C डेस और D डेस, ये डिफॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है बच्चों, चलिए मान लीजिए जो पॉइंट ए था वो ए से ए डेस पे आ गया, और इसका जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ वो एल शिफ्ट हुआ। कितना शिफ्ट हुआ? एल लेंथ से ये शिफ्ट हुआ। और अगर ये लेंथ कैपिटल एल है, ये लेंथ कैपिटल एल है, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल है टेन फाई, यही क्या हो जाएगी? शियर स्ट्रेन हो जाएगी। टेन फाई हमारे लिए क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेन हो जाएगा। बच्चों इस ट्रेंगल में अगर देखें तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन फाइव विल बी इक्वल टू एल अपॉन कैपिटल एल के बराबर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रही है बात? ये डिफॉर्मेशन समझ में आ रहा है बच्चों आपके? नहीं आ रहा हो तो एक बार रिपीट करें। ठीक है बेटा, चलिए वापस से मैं बना देता हूँ डायग्राम। चलिए, एक माचिस की डिब्बी है बच्चों, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया पैरेलल टू सरफेस। तो ये नीचे वाला पार्ट है ये तो फिक्स रहा, पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्लाइडली डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होके कुछ आगे खिसक गया कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये कंटिन्यूअसली
यहाँ से डिस्प्लेस होके आगे निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ये डिस्प्लेस हुआ है, मान लेते हैं इनिशियली ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, तो एल लेंथ से ये डिस्प्लेस हो गया और ये कैपिटल लेंथ है, ठीक है बच्चों। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये एंगल फाई है और दिस जो शेप का डिस्टोर्शन आ रहा है, शेप का डिस्टोर्शन 5 एंगल से आ रहा है, 5 एंगल से। इस 5 एंगल के लिए tan फाई क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन हो जाएगा। tan फाई क्या होता है बच्चों, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस ट्रायंगल में L तो हो जाएगा, स्मॉल l तो हो जाएगा डिफॉर्मेशन, और L क्या है, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो स्मॉल l बाय कैपिटल L विल बी द शियर स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। चलिए कल इसको फिर हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे वायर वगैरह के हिसाब से, ताकि चीजें और क्लियर हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू।